अत्यधिक शासकीय व्यस्तता में भी उनका स्नेह भरा मानवीय रूप अक्षुण ही रहा। उनके प्रधानमंत्री होने के उपरांत मुझे एक विशेष काम के लिए दिल्ली जाना पड़ा। मैंने सोचा कि जवाहर भाई से भी मिल लूं। प्रधानमंत्री से मिलने का समय निश्चित करने का अवकाश नहीं था। अतः ऐसे ही प्रभात बेला में उनके विशाल भवन पर उपस्थित हुई। उनके निजी सचिव ने कहा, समय पूर्व निश्चित किए बिना भेंट होना संभव नहीं। यहाँ तो लोग 10-10 दिन प्रतीक्षा में पड़े रहते हैं। सुनते ही मेरा मन विद्रोह कर उठा। मैंने कहा, प्रधानमंत्री की व्यस्तता को मैं समझ सकती हूँ, परंतु जो 10-10 दिन तक यहाँ पड़े रहते हैं, ये निश्चय ही उनके निठल्लेपन का प्रमाण है। आप जाकर उन्हें सूचना देने का कष्ट करें कि प्रयाग से महादेवी आई हैं और उन्हें आज ही जाना है। उनसे मिलने की प्रतीक्षा में जीवन के 10 दिन खोने की स्थिति में मैं नहीं हूँ। मेरा संदेश किस रूप में पहुंचा यह पता नहीं, किंतु जल्दी ही भाई जवाहरलाल तेजी के साथ जीने से उतरते दिखाई दिए और मेरा हाथ पकड़कर एक प्रकार से खींचते हुए ऊपर की मंजिल में ले आए। यहाँ बैठो, तुम्हारे लिए कॉफी आती है। इलाहाबाद के हाल चाल बताओ। वे इस प्रकार की बातें करते गए कि मुझे न रूठने की याद रही न शिकायत करने की। कार्य में व्यस्त रहने पर भी दूसरों के विश्वास और सुविधा की चिंता करना वे शायद ही भूलते थे। मेरी स्मृति में एक घटना प्रत्यक्ष हो जाती है। एक बार जब दद्दा, मैथिली चरण और मैं उनसे मिलने गए, तब उन्होंने सहज आत्मीयता से मुझे रात में अपने साथ भोजन करने का निमंत्रण दे डाला। दद्दा विनोदी भाव से बोल उठे, अवश्य पंडित जी, महादेवी की इस बार शुद्धि कर डालिए। हम तो किसी प्रकार बच ही गए हैं, यह न बच पाए। तब उन्हें स्मरण आया कि मैं दद्दा के समान शाकाहारी हूँ। उन्होंने पूछा, क्या तुम अब तक घास पात ही खाती हो? प्रश्न के उत्तर में दद्दा ने साविनोद कहा, आप सबने हमारे लिए और छोड़ा भी क्या है। इस विनोद के बीच वे इंदिरा जी को बुलाकर अलग से शुद्ध शाकाहारी भोजन बनवाने की व्यवस्था करने का निर्देश देना नहीं भूले। रात में देखा कांटे छुरी तथा मांस के अनेक खाद्य पदार्थों से सजी लंबी मेज के एक ओर मेरे लिए कड़ी चावल, साग, दही आदि के कटोरे कटोरियों से भरी चमचमाती थाली रखी हुई है। उन्होंने जिस प्रकार मेरी इच्छा का ध्यान रखा था, उसी प्रकार वे मेज के शिष्टाचार की ओर भी सतर्क थे। उन्होंने हंसते हुए मेरी थाली अपने पास रखवाई और अत्यंत आत्मीयता से मुझसे कहा, जो तुम नहीं खाती हो उसे दूसरे को खाते देख नाक भौं मत चढ़ाना, अच्छा? आम काटने की कला में उन्हें विशेष प्रवीणता प्राप्त थी, जिसका प्रदर्शन कर वे अपने अतिथियों को विस्मित कर देते थे। चाकू से कलमी आम को एक ओर से चीर कर बड़ी सफाई से उसकी गुठली बाहर निकाल देते थे और आम साबुत सा ही दिखाई देता था। व्यक्तिगत संबंधों की स्वीकृति और निर्वाह में उनके साथ तुलना में ठहरने वाले व्यक्ति बहुत ही कम हैं।